अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस लेते हुए यूट्यूब को बंद करने का इंदिया दिया है। अब दौरान समाज जज साहिबान की जानिब से बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स मंजर आम पर आए, लेकिन उनका हवाला प्रोग्राम में हम आगे चलकर आपको देंगे। एक अहम नुकता वो ये कि 21वीं सदी में इस किस्म की पाबंदी का फैसला क्या मुनासिब होगा या बेहतर नहीं होगा कि हम निगरानी के निज़ाम को मौसर बनाएं। फिर ये कि कल तक सिर्फ नून लीग ही नैब को ताला लगाने के हवाले से खबरों की जीनत बनी रही। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इसी मौक़िफ़ के साथ मंजर आम पर आए। अब वाज़ेह रहे कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब वही शख्सियत हैं जिन्हें शाहिद हकान अब्बासी साहब की बतौर वज़ीर आज़म हिमायत हासिल रही। अब दौरे हाजिर में नैब की कारकर्दगी पर सवाल निशान लगाते हुए इसको सिरे से ही ताला लगाने की बातें क्या महज एक सियासी अमल है या सियासी बयान है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिब इकचुगताई साहब। NBC बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब भी, तज्ज़ियाकार चौधरी खादिम अली साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस खादिम अली साहब। तज्ज़ियाकार जुनैर रज़ा साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं रज़ा रोमी साहब, आप भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो जैसे कि पहले मैंने सबसे पहले डिस्कस किया यूट्यूब के हवाले से कि यूट्यूब को बंद करने के हवाले से आज इंदिया दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जानिब से। वो रिमार्क्स क्या हैं वो ज़रा आपसे शेयर कर लेते हैं। बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स थे। जस्टिस काजी अमीन साहब की जानिब से इस्तफसार किया गया कि क्या FIA और PTA ने देखा है यूट्यूब पर हो क्या रहा है। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हमारे ख़ानदानों को बख्शा नहीं जाता। कोई यूट्यूब पर चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है। एक और अहम स्टेटमेंट जो है वो भी मैं शामिल कर दूं कि हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, आखिर इसका इख्तिताम तो होना ही है। लेकिन बात हम यहाँ पर फिर से ये कर रहे हैं, बजाय इसके यूट्यूब को बंद करने का फैसला किया जाए या इंदिया जो भी सामने आया है, बेहतर ये ना होगा कि किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसा अमल मुतारिफ करवाया जाए कि सोशल मीडिया पर पाबंदी से ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत जो है उसकी तरफ हम जाएं। नासिब इकचुगताई साहब, बजाय इसके कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई जाए या यूट्यूब को बंद किया जाए, निगरानी का तरीक़ाकार अगर हम मज़ीद मौसर बना दें, ये बेहतर ना होगा? देखिए, जब भी दुनिया में कोई नई चीज़ें आती हैं तो उनकी रेजिस्टेंस होती है। मुझे फीडबैक आ रहा है और इसकी मुखालफत होती है, डट के मुखालफत होती है। लाउड स्पीकर से आज तक हर चीज़ की मुखालफत हुई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है वो ना मौलवी की बात है, ना शेख की बात है, ना वो इमाम मस्जिद की बात है, वो जजों की बात है जो इंसाफ करते हैं। और मुझे यकीन है कि उनके जहन में पाबंदियाँ कोई तसव्वुर ही नहीं है। कोई गुस्से में उन्होंने जो कुछ कहा है और बिल्कुल दुरुस्त कहा है उन्होंने। यूट्यूब को जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है फ़िरक़ा वारियत के लिए, कुरान पाक के गलत तराजिम के लिए और कुरान पाक की आयतों को तहरीफ़ करके, सियासतदानों की पगड़ियाँ उछाल के, फ़ौजियों की पगड़ियाँ उछाल के, जजों के ख़ानदानों में घुस के, मतलब जो कुछ हो रहा है, कल रात जो कुछ हुआ बतीउल्लाह के बारे में सोशल मीडिया पर, उसके ख़ानदान के बारे में, उसकी ज़ात के बारे में, वो भी देख लेते। तो सबकी पगड़ी उछाली गई है। कोई ट्रंप नहीं बचता, कोई नहीं बचता, फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर नहीं बचता, मोदी साहब नहीं बचते, सोनिया गांधी के साथ जो कुछ हुआ वो अगर आप देख लें यूट्यूब पर, तो पाबंदी मसले का हल नहीं है। आपका जो मैं तो निगरानी की मुखालफत भी करता हूँ, मैं तो एजुकेशन की बात करता हूँ कि लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को बताए। हमारे यहाँ यूट्यूब नया नहीं आया। जब नई नई जीन्स आई थी तो लोगों को पहनना नहीं आती थी, बहुत मुश्किल से टाइट होके होते थे और बंधे हुए चलते थे बहुत। फिर उसके बाद जो भी नई चीज़ आई उसकी मुखालफत हुई। तो ज़्यादा निगरानी के बजाय अगर PTA अपने किरदार अदा करे, जो उसको लाइंस दी गई हैं, जो उसको गाइडलाइन दी गई है, जो आइन में दर्ज है, उसके मुताबिक काम करे तो बेहतर होगा। और पाबंदियाँ मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जहन में नहीं है। मतलब आप निगरानी की भी मुखालफत कर रहे हैं? जाहिर है, जब आप मेरे ऊपर हमला करेंगे, हाँ मैं उसकी मुखालफत कर रहा हूँ। अच्छा, मैं उसकी मुखालफत भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं एजुकेट करने की बात कर रहा हूँ। लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को बताया जाए और अब मुकदमे कायम किए जाए ना यार। वो जो लोग हैं जो भाग कर जाते हैं
उनको पकड़ें जो नफरत फैला रहे हैं, उनको पकड़ें जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनको पकड़ें जो किरदार कुशी कर रहे हैं, और उनको लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक सजाएं दी जाए, छोड़े किसी को नहीं। अभी एक साहब ने उठ के कह दिया फलां जज को मार दो, तो जाहिर है उनको बुलाया गया ना, अब उनका मुकदमा चल रहा है और उनको वाकई उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनकी माफ़ी वाफ़ी नहीं होनी चाहिए उनके साथ। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें सिस्टम को नहीं, इदारों को, इंस्टीट्यूट्स को, और जो नई चीज़ें आ रही हैं, वरना आईटी बैठ जाएगा पाकिस्तान में। बिल्कुल, इसका जिक्र आईटी का पूरा निज़ाम बैठ जाएगा। हम हैं। टिकटॉक बंद कर रहे हैं, हम बैंको बंद कर रहे हैं। ठीक है कामरान, एनबीसी, अल्लाह का शुक्र है हमारे ख्यालात मिल रहे हैं आपसे। कामरान, एनबीसी कह रहे हैं कि पीटीए को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। पीटीए ने भी मौक़िफ़ दिया, उन्होंने कहा कि हम इनफरादी मवाद को हटा नहीं सकते, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं कानूनी तौर पर। अब मेरे सवाल की तरफ आ जाएं, बंद करना मुनासिब रहेगा या ज़रूरत से ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत है इस तमाम तर मामले में? मेरे ख्याल में निगरानी तो हमारी वैसे भी काफ़ी होती है। जो बंद करने की आपने बात की है, तो मैं देखिए नासिर बेग चुगताई साहब का मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि 99 में मैंने तो सहाफ़त शुरू की, नासिर बेग चुगताई साहब ने तो बहुत पहले शुरू की होगी। आज 2020 है, मुझे लगता है कि हम आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं। ये जो डिबेट है, ये डिबेट होनी चाहिए ही नहीं। अब हमारे यहाँ एक और मिथ भी है, मसला आज भी कुछ जजेस ने रिमार्क्स दिए कि बाकी दुनिया के ममालिक में अगर वहां के मुल्क के खिलाफ बात करके देखें तो आपको पता चलेगा क्या होता है। ये भी एक मिथ है। अमेरिका की मिसाल ले लेते हैं, दुनिया की सुपर पावर है। मसलन मैं 2 आपको वाकयात का जिक्र करूंगा, फिर आपको अंदाजा होगा कि वहां पर भी लोग उनकी जो कौमी सलामती के मामलात हों, दूसरे मामलात हों, खुल के बहस होती है। कुछ अर्सा पहले वॉशिंगटन पोस्ट में एक स्टोरी छपी अफगानिस्तान जंग के हवाले से, और वो रिपोर्ट बेस कर रही थी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि किस तरीके से बुश इंतजामिया, बराक ओबामा की जो इंतजामिया थी और इवन ट्रंप की जो इंतजामिया है, वो अमरीकी अवाम से 19-20 साल तक झूठ बोलते रहे कि हम अफगानिस्तान में जंग जीत रहे हैं। वो झूठ बोलते रहे, और उसके रुकवाने के लिए अमरीकी रियासत ने, वो कोर्ट में भी गए, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, ये अवाम के मफाद में है और ये इस रिपोर्ट को आप नहीं रोक सकते। वॉशिंगटन पोस्ट में वो रिपोर्ट छपी। दूसरा, अब हाल ही में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिनको निकाला गया था, जॉन बोल्टन, एक किताब लिखी है उन्होंने सब कुछ बता दिया है जो कुछ ट्रंप इंतजामिया कर रही है, बहुत से कौमी सलामती के मामलात हैं। तो मुझे बताएं कि क्या अमेरिका उसकी वजह से उसको नुकसान हुआ है? क्या अमेरिका के मफादात को ठेस पहुंची है? क्या वो सुपर पावर नहीं रहा? अगर ऐसी बात होती तो नॉम चॉम्स्की जैसे लोग वहां पर अमेरिका में रहते हुए इतनी तनकीद ना करते। तो मेरे ख्याल में जिन रियासतों को अपने ऊपर एतमाद होता है, उनको किसी इनफरादी व्यू की वजह से, कि कामरान यूसुफ ने क्या कहा, नासिर बेग चुगताई साहब क्या कह रहे हैं, उन रियासतों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल में इस डिबेट से निकल करके अगर हमें यह लगता है कि यूट्यूब के ऊपर बैठकर या ट्विटर पर या फेसबुक पर कोई लोग जो तनकीद कर रहे हैं, इस वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक हम गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। और आखिर में इतनी मैं बात करूंगा, एक बड़ा मशहूर सेइंग है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। मेरे ख्याल में ये इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी हमारे ऊपर आता है। अगर रियासत को अपने ऊपर एतमाद हो, अगर वो अपनी तरजीहात मुल्क की मईशत के ऊपर फोकस करे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करे, लोगों के मयार जिंदगी बेहतर करने के ऊपर फोकस करे, तो बाकी जो लोग ये तनकीद करते हैं या जो बात करते हैं, इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है। ना तो मैं पाबंदियों के हक में हूं, और ना ही जो निगरानी का जो वर्ड है ना, ये भी बड़ा गलत वर्ड है। इसका मतलब है कि आप चेक रखना चाहते हैं। हाँ, जरूर कवायद ज़वाबित जरूर होने चाहिए, लेकिन अननेसेसरली आप निगरानी मत लगाएं लोगों के ऊपर। सही। रज़ा रूमी साहब, कामरान ने अपनी गुफ्तगू में दीगर ममालिक का तस्करा किया, हवाला दिया केस की समाअत के हवाले से। वो पॉइंट में यहाँ पर ऐड कर दूँ कि मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने कहा अमरीका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं। कई ममालिक में सोशल मीडिया को मकामी कवानीन के तहत कंट्रोल किया जाता है। आप बाहर बैठे हैं, बताएगा बाहर किस किस्म के कवानीन हैं, और उन कवानीन के हवाले से अगर हम आप आज के सवाल पर बात करें तो निगरानी की ज़रूरत आप समझते हैं या फिर बंद कर दिया जाए? नहीं, बिल्कुल बंद करना तो ना सिर्फ ये कि वो गलत बात होगी, बल्कि वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट हो रही है और होनी चाहिए,
उसको बहुत बड़ा धचका लगेगा। देखिए ये यूट्यूब का बैन, अगर आपको याद हो, ये पहली बार बात नहीं हुई, एक बार तो बंद भी कर दिया गया था यूट्यूब, और तकरीबन साल भर फिर उसकी अदालती कार्रवाई हुई और इन अदालतों ने इजाज़त दी थी। और बात यह कि ये जो मफरूज़े और मिथ्स हैं कि यूरोपियन यूनियन में और अमेरिका में आप कोई जो है बात नहीं कर सकते खिलाफ, तो बिल्कुल गलत बात है। आप जाके यूट्यूब देख लीजिए, जज साहब को चाहिए कि वो सर्च कर लें और कुछ टाइप कर लें, उनको हज़ार चीज़ें मिल जाएंगी। और सिर्फ यूट्यूब सिर्फ जो है वो सियासी मकासद के लिए या सियासी व्यूज़ के लिए नहीं, यूट्यूब की सबसे बड़ी ऑडियंस तो एंटरटेनमेंट की है और एजुकेशनल है। आजकल दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ है, आपने किसी मशीन को चलाना है, आपने अपने कंप्यूटर को फिक्स करना है, आपने कुछ और करना है, आप यूट्यूब पर जाकर मदद लेते हैं और लाखों लोग जो हैं हर घंटे उससे इस्तेफादा हासिल करते हैं। ये कमाल की बात है कि अगर एक दो लोगों ने कुछ ऐसी बात कर दी और अगर सेक्टेरियनिज्म या मुनाफरत का मसला है, तो देखिए बात ये कि वो असल मसला तो ऑन ग्राउंड है ना, उसको एड्रेस कीजिए। यानी कि हेट स्पीच और वो ख्यालात और वो ऐसी सोच जो परवान चढ़ती है, उसका तदारुक किया जाए। वो यूट्यूब बंद करने से तो कुछ नहीं होगा, वो कहीं और चले जाएंगे अपना पैगाम देने के लिए। तो ऐसे लोग पैगाम दे क्यों रहे हैं, वो ऑपरेट क्यों करते हैं? ये इसका ताल्लुक अगर आप देखें कि वो जो साहब हैं जिन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एक वीडियो बनाई, उनकी चल रही थी बहुत ज़्यादा, फिर उनकी तलबी भी हुई और अरेस्ट भी हो गए। तो इस तरह के कई और लोग हैं, उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल, और इसकी तो इजाज़त नहीं। कोई ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब पर जो आप जो चाहे कह दें, लेकिन इसको बैन करने वाला और इस तरह की माइथोलॉजी पर यकीन करना जो है वो बिल्कुल गलत है। और सेंसरशिप किसी भी तरह की जो है वो बैकफायर करती है और चल नहीं सकती। ख़ुसूसन आजकल के ज़माने में आप एक चीज़ बंद करते हैं, 100 और प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर वो चलेंगे। तो असल मसला जो है वो ये है कि आप अपने मुल्क के अंदर जो हैं वो मसाइल जिनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए उन पर फोकस करें। और ये अदालतें जो हैं ख़ुसूसन ये हर चीज में नोटिसेस लेती हैं, मगर जो मतलब आप कह रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस कहीं ना कहीं एक हद तक होना चाहिए, बजाय इसके कि हम डिफरेंट प्रोग्राम्स की तरफ अगर जाएं या किसी भी किस्म के मनासिर की बात करें तो वहां पर उसको सेंसरशिप से रोका जाए। ठीक है रज़ा रूमी साहब, सही। ज़ुरैरा साहिबा, आपकी क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? क्योंकि हमने जैसे कि रज़ा रूमी साहब ने पहले भी बात की कि बहुत सारे लोग लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में यूट्यूब से इस्तेफादा कर रहे हैं, और पाकिस्तान में भी अब एक तरीके से अगर यूट्यूब को देखा जाए तो ये ऑनलाइन रोजगार स्कीम बन गई है लोगों के लिए। तो यहाँ पर इसकी पाबंदी की तरफ आप जाती हैं या फिर ये समझती हैं कि निगरानी की ज़रूरत है इस मामले में? टेक्नोलॉजी का कोई भी टूल इन इटसेल्फ गलत या बुरा नहीं होता। वो जाहिर है एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, बिजनेस पर्पसेस के लिए उसको बनाने वाले बनाते हैं। इवन जो एक ऐप भी डिज़ाइन की जाती है उसके पीछे भी कोई अच्छा ही मकसद होता है। अब इंसान इतना डायनामिक कैरेक्टर है कि वो उसको कैसे यूज़ करता है ये ना तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं और ना बाद में उसको देख के फ़ौरन उसको बंद करके उसका कोई हल निकाल सकते हैं। तो देयर इज़ नो ब्लैक एंड वाइट सोल्यूशन टू एवरीथिंग, देयर इज़ ऑलवेज अ ग्रे जोन, और उस ग्रे जोन में ऑपरेट करना होता है सेंसिबली और चीज़ों को मैनेज करना होता है। हमारे एक प्रॉब्लम ये है कि पढ़े बगैर डिबेट करते हैं लोग। बहुत एक पुराने फ़िलासफ़र हैं हेगल, उन्होंने अपने टाइम में ये हेगलिज्म के नाम से पूरी थ्योरी है कि जो एब्सोल्यूट फ्रीडम होती है ना वो टेरर क्रिएट करती है, और इसके ऊपर बेतहाशा किताबें लिखी गई हैं। अब आप उनकी बात पे गौर करें, आप एब्सोल्यूट फ्रीडम दे दें, आप गन्स दे दें लोगों के हाथ में, उनको राइट दे दें कि आप ख़ुद चीज़ों को कन्फ्रंट कर सकते हैं, जो मर्ज़ी बोल सकते हैं, जिसकी मर्ज़ी तस्वीरें उतार सकते हैं, तो क्या आपके ख्याल में रिज़ल्ट आएगा? कत्लो गारत होगी, लोगों की इज़्ज़तें हवा में होंगी, लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, लोग अपनी इज़्ज़त के लिए पता नहीं सब कुछ छोड़ के चाहे घर में बैठ जाएं। ये बहुत सीरियस इशू है। माई फ्रीडम एंड्स जहाँ किसी की लाइफ का मसला शुरू होता है, जहाँ किसी की रिस्पेक्ट का मसला शुरू होता है, और जहाँ किसी की पर्सनल फ्रीडम का मसला शुरू होता है। आई डू नॉट हैव द राइट टू क्रिटिसाइज एवरीवन इन व्हाटएवर वे आई लाइक। उसमें मैं वर्ड्स भी जैसे मर्जी यूज़ करूँ इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन।
सो बैलेंस होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी एथिकल लाइंस हैं, उनको क्रॉस नहीं करना। और अगर उसको कोई क्रॉस करता है तो प्लीज़ उसको मिल के रोकें। आप कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी उसे कंडेम करें, ना कि ये डिबेट शुरू कर दें कि जी निगरानी नहीं होनी चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। पहले जो सीरियस इशू है सोशल लेवल पे, जो एक्सट्रीमिज़म हमारे अंदर इतना जनरेट किया हुआ है कि हम कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते और उसका हम सब कुछ निकाल रहे होते हैं, कभी किसी प्लेटफॉर्म पे जाके, कभी किसी प्लेटफॉर्म पे। हमारी सोसाइटी में माँ को मारने वाला, आपने एक किस्सा देखा, एक बेटे ने अपनी माँ को मारा है, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर आपने देखा है कैसे कैसे सीन्स क्रिएट होते हैं, कोर्ट्स में गोलियां मार के लोग चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। तो मतलब ऐसा आलम है। और उसमें जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो पहले सिविल सोसाइटी तो बन जाए, फॉर गॉड सेक। सिविल इज़ अ वर्ड, और वो सिविल हर एक के लिए है, वो कोई अलग से कैटेगरी नहीं है सिविल सोसाइटी। वो मैं भी हूँ, वो आप भी हैं। सो निगरानी और नो निगरानी, हाँ, जब चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी तो फिर निगरानी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें दूसरे लोगों की इज्जतें इन्वॉल्व हो रही हैं, दूसरे लोगों की लाइफ इन्वॉल्व हो रही है। सो इतना ज़्यादा आप लोग सिर्फ थ्योरीज के पीछे ना भागें, डिबेट कर लें, समझ लें, क्योंकि जब अपने ऊपर आती है तो फिर समझ में आता है कि किस कदर तकलीफ होती है। सही। चौधरी साहब, अभी जैसा सर जुनैरा ने कहा कि महज़्ज़ब माशरे की भी हमें ज़रूरत है, वहीं पर जज साहब की रिमार्क्स ये भी हैं कि हमारे कारकर्दगी और फैसलों पर आवाम को बात करने का हक है, लेकिन निजी ज़िंदगी का हक आइन हमें भी देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़रियाब। तमाम दोस्तों ने सबसे पहले तो इस बात के ऊपर मुत्फिक हैं कि कहीं भी किसी को मादर पिदर आज़ादी जो है ना वो नहीं दी जा सकती, और इस चीज़ के ऊपर सब दोस्तों ने इत्फाक किया। अभी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान ने इंडिकेट किया FIA को कि FIA देखती नहीं कि यूट्यूब के ऊपर क्या हो रहा है। इसका मकसद यह है कि एक दायरा बना हुआ है, साइबर क्राइम उसका एक विंग है, उस विंग की अपनी जिम्मेदारी हैं। जब अदारे अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करते तो वो अल्फाज चलते चलते लोअर कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, और उसी की निशानदेही की। तो आज बंद करना, देखो ना, पूरा अभी करोड़ों की तादाद में आप पूरे मुल्क में देखें तो सब लोगों के रोज़गार इससे मुंसलिक हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने यूट्यूबर जो है वो सारे कॉल किए हुए थे, उनमें अपने जो बयान थे हमारे प्राइम मिनिस्टर के वो ये थे कि यार अगर इतनी आमदन है इसमें तो मुझे भी एक यूट्यूब चैनल बना लेना चाहिए। लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। जब से ये अल्फाज रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से निकले हैं तो मेरा ख्याल है कि जिन लोगों का रोज़गार लगा हुआ था, लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो बेचारे उनका रोना पीटना चीखना आप देखें तो ये दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है। ज़रा हमें आगे की तरफ जाना है। ये है कि ये हल नहीं है, हल ये है कि जिन अदारों की जिम्मेदारी में ये काम आते हैं, जो साइबर क्राइम है, वो क्यों अपना काम नहीं करता। अगर किसी की इज्जत की तरफ उंगली उठाते हैं, गलत को अपलोड करते हैं मवाद ऊपर, तो वो दारा उसी टाइम उसको, जैसे चुगताई साहब ने भी कहा कि लैंड ऑफ लॉ के मुताबिक उन बंदों को पनिश किया जाए, उनको सजाएं दी जाए। जब सजाएं जजाएं इस मुल्क में इसका जो है ना वो शुरुआत ही नहीं हुई, जब ना सजा है ना जजा है, तो ये तरीकाकार, ये काम तो आपको हर आए दिन देखने को मिलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जिन अदारों की है वो अदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ये यूट्यूब बंद करना कोई हल नहीं। ये नहीं कि बंदा मरीज हो गया तो डॉक्टर ठीक नहीं तो वो बंदे को ख़त्म कर देंगे। आप बंदे ना ख़त्म करें, डॉक्टरों की जो है ना वो ट्रेनिंग ठीक होनी चाहिए ताकि मरीजों के इलाज हो। जहां आप बीमारियां देखते हैं तो वहां इलाज तजवीज़ किए जाते हैं, बेहतरी की तरफ लोग बढ़ते हैं। तो ये नहीं कि उस दायरे को बंद कर दें आप। यूट्यूब मतलब अदारों को बंद करना मसले का हल नहीं। मसले का हल नहीं। ज़रा मैं एक पॉइंट कामरान, मैं बात कर लूं, उसके बाद मैं आपकी तरफ आ रही हूं। मैं आ रही हूं, ठीक है जी। NBC दरिया, मुझे बात करनी है। जी जी, आप ही की तरफ आई हूं NBC, फिर उसके बाद मुझे कामरान की तरफ जाना है। मैं ये कह रहा था कि ये जो अभी जुनैरा बहुत काबिल एहतराम है, बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत खुले माइंड दिमाग की, खुल के बात करती है। इन्होंने आज दो अल्फाज इस्तेमाल किए, निगरानी। तो मुझे अपना ज़माना याद आ गया अपनी इंटर्नशिप का, जब मैं इंटर्न था सहाफ़त का और जनरल ज़िया-उल-हक की हुकूमत थी और 11 साल का ख़तरनाक सेंसर था।
तो उस वक्त हमसे कहा गया था कि आपकी निगरानी हो रही है। उस वक्त हमसे कहा गया था कि आप मुस्बत सहाफ़त करें। उस वक्त हमसे कहा था कि आप तामीरी सहाफ़त करें। अब तामीरी सहाफ़त क्या थी कि कुछ सियासतदानों के नाम आप छाप ही नहीं सकते थे। इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो सहाफ़ियों से बहुत कम बाइल्म होता है, वो अखबार को यूँ पकड़ के कस के अखबार पूरा पढ़ता था और ख़बरें उखाड़ दिया करता था। ये निगरानी थी। निगरानी नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की। निगरानी 100 आंखें हर मोड़ पे निगरान होती हैं, जालिब साहब कह गए थे। तो ये निगरानी हमारे लिए असल में आगे बढ़ने से हमको रोकती है। हमने पास कवानीन हैं, उन कवानीन पर अमल कर लें आप। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैंने 2 बार फेसबुक ने मुझको बैन किया है। और क्यों बैन किया? मेरी वजारत ख़ारजा की गलती की वजह से। मेरी वजारत ख़ारजा ने कश्मीर के मसले पर फेसबुक को कन्विंस नहीं किया कि इंडिया गलत कहता है। जब भी मैंने बुरहान मुजफ्फर वानी का नाम इस्तेमाल किया किसी भी छोटे से ब्लॉग में भी, मुझे स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। अभी 7 दिन की पाबंदी से फिर बाहर निकला हूँ मैं। फेसबुक तो आपकी काट रहा है इस तरह। तो इसका हल ये नहीं, इसका हल ये और लिखें और बात करें। जो अहमकाना बातें, जो गलत बातें, जो जुराइम की बातें, जो फ़िरक़ा परस्ती है, जो पर्सनल अटैक हैं, उनके खिलाफ लॉ मौजूद है। चलें ठीक है, एमबीसी पॉइंट आपका आ गया। कामरान क्विकली प्लीज़। मैं भी बस क्विकली ऐड करना चाहता हूँ कि जुनैरा साहब ने बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि कोई एब्सोल्यूट फ्रीडम कहीं भी नहीं है। जाहिर है कि उसकी कुछ कवायद ज़वाबित हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि ये डिसाइड कौन करता है। रियासत जब करती है या हुकूमत वक्त जब करती है, तो उनके नज़दीक मैं तब ये जो अपनी फ्रीडम है वायलेट कर रहा हूँ जब मैं उनके ऊपर तनकीद कर रहा हूँ। हमारे यहाँ आए दिन हमें जब सर्टिफिकेट दिए जाते हैं तो इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वही अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर जाएं, अगर आप अपोजिशन के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, अगर आप बिल्कुल जो भी अखलाकियात हैं उनको वायलेट कर रहे हैं, तो उस पर गवर्नमेंट के इदारे बिल्कुल खामोश रहेंगे। लेकिन अगर ये सब कुछ हुकूमत के हवाले से कोई कहेगा तो फिर हुकूमत रिएक्ट करेगी। तो इसमें हमें आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिर एक इम्पार्शल अप्रोच रखने की जरूरत है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं अपने डिसेंट को सप्रेस करने के लिए, और जिनका नुक्ता नजर आपको पसंद नहीं है उनके खिलाफ ये इस्तेमाल करते हैं कि आपको एब्सोल्यूट जो है फ्रीडम नहीं है। ठीक है, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं नैब के हवाले से कि जिस पर आज ऑब्जेक्शन सामने आई है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से। क्या कह रहे हैं वो बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी नैब पर आज खूब तनकीद की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से बंदर-ए-आम पर बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि नैब को बंद कर देना चाहिए, नैब को ताले लगा देने चाहिए। बड़े सख्त किस्म के अल्फाज आज उन्होंने इस्तेमाल किए। लेकिन हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि नैब के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों ना हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों ना हो, जिस किस्म के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, जिस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं, क्या बड़ी सियासी जमातें नैब पर बेजा तनकीद कर रही हैं। नासिर बेग चुगताई साहब, दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं, दोनों अपोजिशन में हैं, माजी में हुकूमत करती रही हैं साल साल, आज इस किस्म के बयानात दे रही हैं जब एहतसाब का वक्त आन पहुंचा है या एहतसाब किया जा रहा है इन दोनों जमातों का। ये जिस किस्म के रिमार्क्स कल भी हमने सुने, जो स्टेटमेंट हमने आज भी सुनी, आप नहीं समझते कि बेजा तनकीद है ये नैब पर? नैब पर बिल्कुल सही तनकीद है ये, क्योंकि नैब का जो अमल है, मैं ज़्यादा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, वो बिल्कुल यकतरफ़ा है। कोई इत्तेसाब यकतरफ़ा नहीं होता। ये फिर मैं जाऊँगा ज़िया-उल-हक़ की तरफ से, वहाँ से शुरू हुआ था, नवाज़ शरीफ के दौर तक आया, फिर मुशर्रफ साहब ने कोशिश की, फिर अब कोशिश हो रही है, और हर बार इत्तेसाब यकतरफ़ा होता है। कोई किसी पार्टी का, कभी किसी पार्टी का। तो इत्तेसाब यकतरफ़ा इत्तेसाब नहीं होता, वो हिसाब किताब होता है। अब मैं बिलावल की तकरीर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस यूँ नहीं दूँगा कि वो तालाबंदी की बात कर रहे हैं। तालाबंदी फिर किसी चीज़ की भी गलत है। तालाबंदी इंडस्ट्री की हो, तालाबंदी बैंकों की हो, तालाबंदी अखबारों की हो, तालाबंदी क्या चैनल्स की हो, सब बंद है, बिल्कुल कतई नाकाबिल कबूल है। लेकिन ये हो सकता है बिल्कुल कि जो सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा जो सख्त तरीन रिमार्क्स है वो बिलावल के नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने दिए और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिए।
और कई बार पूछा है क्यों ना बंद कर दें, क्यों ना लॉ को इलीगल करार दे दें, अनलॉफुल करार दे दें, कई बार पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये एक तो मतलब दूसरा ये कि अगर आज तकरीर सुने आप रज़ा रब्बानी की सेनेट में, कमाल की तकरीर है वो, और उसमें जो प्रपोज़ल हैं वो वही प्रपोज़ल हैं जो हम देते आए हैं कई बरसों से कि ये ब्यूरो शेवरो ख़त्म करें, आप कमीशन कायम करें, कौमी एहतसाब कमीशन जो बहुत ताकतवर हो, जिसमें बहुत ऐसे लोग हों जो सिलेक्टेड हों और जो इल्म और तजर्बे की बुनियाद के ऊपर, ईमानदारी की बुनियाद के ऊपर खरे उतरते हों। अब इनका इंतखाब कौन करेगा, ये बड़ा मसला होगा कि ये खरे लोग कहाँ से लाएंगे आप, ईमानदार लोग कहाँ से लाएंगे, क्योंकि अब तो ये दौर इक़्तिदार को भी तबाह कर रहा है, आपके जो उसूल है उनको भी ताराज कर रहा है, सब कुछ सूरत हाल है। तो नैब को बंद करना कोई मसले का हल नहीं है, नैब को ठीक करना मसले का हल है। कानून ले आए ना, कानून लेकर आ जाए एक अच्छा कानून नैब का एहतसाब कमीशन बनाने के लिए, और कमीशन से ना डरें, ब्यूरो से डरें। ब्यूरो एक तरफा होता है, कमीशन एक तरफा नहीं होगा, क्योंकि कमीशन एक आदमी का पर नहीं होगा, कमीशन पूरी बेंच बैठेगी एक। तो मेरा ख्याल ये है कि तालाबंदी गलत है, एहतसाब कमीशन कायम होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कल कहा है उस पर गौर भी होना चाहिए। कमीशन में आपने शख्सियात के इंतखाब की बात की, लेकिन जस्टिस साहब भी किसी का इंतखाब थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का। खैर वो खुद ही आज इस पर तनकीद कर रहे हैं। कामरान, बेजा तनकीद कर रही हैं दोनों जमातें? मेरा नहीं ख्याल कि ये बेजा तनकीद कर रही हैं, और इसका ज़ाहिर है कि नासिर बेग शुक्ताई साहब ने भी जिक्र किया, एक बैकग्राउंड है जो कल बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है मेरे हवाले से, तो जो जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने जो फैसला तहरीर किया ख्वाजा साद रफीक की बेल के हवाले से, और वो जो 87 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जजमेंट है, ये बुनियादी तौर पर जजमेंट नहीं है बल्कि एक चार्ज शीट है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के खिलाफ। इससे पहले अगर मैं बात करता था या नासिर बेग शुक्ताई साहब या कोई और बात करते, तो यकीनन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट आप ले सकते हैं कि शायद हमारे बायसेस हैं, और अगर हुकूमत बात करे या अपोजिशन बात करे वो अलग बात है, लेकिन जब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड जब वो तमाम बातों को ये उस पर मोहर सब्त कर दे कि जी इस मुल्क में यकतरफा एहतसाब हो रहा है, जब इतने स्ट्रॉन्ग वो उसके अंदर अपनी ऑब्जर्वेशंस दें, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में कोई वजह नहीं रहती। और जाहिर है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज तहरीक इंसाफ के इस दौर में सबसे ज्यादा ज़ेरे इताब रहे हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के, और अभी भी हैं, तो वो फिर क्यों ना करके इसको अपने हक के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे ख्याल में कते नजर इसके कि अपोजिशन क्या कहती है, वैसे नाकदीन क्या कहते हैं, हुकूमत को भी और खुद नैब को भी ये सोचना चाहिए कि उनके बारे में ये क्यों तनकीद होती है, जब बार बार ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी मुतअद्दिद मौक़ों पर इस तरह की वो बातें करते रहे हैं। तो शायद उनके लिए मौका है, अगर अपनी वो इस्लाह करना चाहते हैं तो ये 87 सफ़ात पर मुश्तमिल जो ये जजमेंट है इसको तसल्ली से पढ़ें और कोशिश करें कि जब तक हुकूमत को नया कानून नहीं लाती तो अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें। बाकी रही बात कि नैब को बंद कर दिया जाए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये इसमें कोई शक नहीं कि करप्शन होती है, इस तरीके का इदारा हमें चाहिए, लेकिन क्या मौजूदा जो नैब है उसकी कैपेसिटी है, क्या वो इंडिपेंडेंट है, क्या उसकी प्रोसिक्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि वो कड़ा एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड कर सके? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले में ये सब कुछ बता दिया है। तो अगर हुकूमत भी और अपोजिशन भी सिंसियर है कि इस मुल्क में एक इदारा ऐसा होना चाहिए जो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करे, तो दोनों मिल करके एक ऐसी कानून साजी कर सकते हैं, एक ऐसा नया इदारा ला सकते हैं। और खुद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में PMLN और पीपल्स पार्टी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि नैब जो है इसको बंद करना चाहिए और उसकी जगह एक नया इदारा लाना चाहिए। दुनिया ऑपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें जिस किस्म की स्टेटमेंट दे रही हैं, आप समझ रही हैं ये जो स्टेटमेंट्स हैं बेजा तनकीद है नैब पर? तनकीद तो बेजा नहीं है, बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर दीज टू पार्टीज़ कि अपने दौर में इन्होंने कोई ऐसा बिल क्यों नहीं पास किया, कोई ऐसा रूल क्यों नहीं पास किया, आपस में कंसेंसस क्यों नहीं डेवलप किया कि ये जो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोर्शन बन गया है नैब सिंस द डे वन, इसको इस तरह नहीं होना चाहिए। इसलिए कि सबको अपने अपने टाइम्स में वो सूट करता था इदारा, हर एक ने दूसरे को विक्टिमाइज़ करने के लिए इस इदारे को इस्तेमाल किया है। हाँ, दैट्स डिफरेंट कि अब उनकी बारी आई है तो वो बड़ी इमोशनल स्पीचेस भी कर रहे हैं और प्रेसर्स भी कर रहे हैं और जहाँ जहाँ बोल सकते हैं उनके खिलाफ वे बोल रहे हैं।
ये जो पैरेलल सिस्टम्स क्रिएट किए जाते हैं ना, ये क्रिएट करना इस चीज़ का कन्फेशन होता है कि आपके रियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो फेल हो गए हैं, तो आपने एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दिया। तो नैब को क्रिएट करने से शायद बहुत बेहतर था कि आप FIA को बहुत ज़्यादा इक्विप्ड कर देते। ये वाइट कॉलर क्राइम को डील करने के लिए अगर बना है तो डू यू हैव द प्रोसिक्यूटर्स हु हैव द एबिलिटी टू डील दोज काइंड्स ऑफ केसेस? हमारे पास ऐसे प्रोसिक्यूटर्स ही नहीं हैं। दूसरा, ये पोलिटिसाइज हो गया, इट इज़ अ हाईली पोलिटिसाइज ब्यूरो, और इसमें जो लोग बैठे हुए हैं, जो प्रोसिक्यूटर्स बैठे हुए हैं, उनकी सैलरीज देखें और उनका लिविंग स्टाइल देखें, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो ताला लगाना मुझे नहीं मालूम हल है कि नहीं है, बट दिस इज़ ट्रू कि ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोअर्शन बन गया है। जिसका दिल करता है अपने दौर में उसको दूसरे के लिए इस्तेमाल करता है। करप्शन को तो ये टैकल नहीं कर सक रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोग जिनका दामन बिल्कुल साफ़ है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको इन्होंने बहुत, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू की है। और कुछ हमारा सोशल सेटअप ऐसा है कि जब रिपोर्टिंग होती है तो जो पकड़ा जाता है उसकी तो बहुत बेचारे की बेइज्जती हो जाती है, दुनिया भर देख लेता है, लेकिन जब वो एक्विट होता है, जब पता चलता है उसका कसूर नहीं था, उस वक्त कोई बात ही नहीं होती। तो आप लोगों की इज्जतों के साथ भी खेल रहे हैं। आप सही करप्ट लोगों को पकड़ भी नहीं रहे हैं। पकड़ के आप उनको साबित ही नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल ही नहीं है, तो फिर इतने सारा टैक्स पेयर्स मनी इस इदारे को क्यों जा रही है? दैट इज द मेन क्वेश्चन। रज़ा रोमी साहब जी, देखिए, नैब के बारे में जो हालिया फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद तो अब किसी शक की गुंजाइश, और मैं समझता हूँ ये सवाल भी जो है ये भी एक बेकार की बहस है। उसकी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली और वाज़ेह तरीके से और बड़े सख्त अल्फाज में, और 2 जज हैं जिनकी मुश्तरका लिखी हुई जजमेंट है, और उन्होंने बहुत ही क्लियरली नैब की जो हालिया सूरत हाल है, पिछले कई सालों से हम उसको देख रहे हैं, वो ब्रू कर रहा था मसला, उसके ऊपर बहुत वाज़ेह अंदाज में ना सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि ये इदारा बायस्ड है, बल्कि ये इदारा जो है ये बिल्कुल भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, और करप्शन के एहतसाब के नाम के ऊपर विच हंटिंग कर रहा है, और सियासी मुखालिफिन को मंजर से गायब करने का एक हथकंडा बन गया है। ये मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, एग्जैक्ट लाइन जो है अंग्रेजी की उस फैसले में। अब इसके बाद ये रहा सवाल इन पार्टियों का, तो ये बदकिस्मती से इनके पास मौका था जब 18th अमेंडमेंट को पास किया गया था, उस वक्त भी एक ड्राफ्ट कानून का सर्कुलेट हुआ था, लेकिन दोनों में इत्तेफाक नहीं हुआ, PPP और PMLN में, क्योंकि सबका ये ख्याल होता था कि ये जब वो इख्तिदार में आएंगे तो उनके हाथ में ये एक टूल बन जाएगा। शायद यही होगी बात, क्योंकि मौजूदा नैब जिसकी उम्र अब तक तकरीबन 21 साल है, उससे पहले एहतसाब ब्यूरो जो था वो नवाज शरीफ साहब के ज़माने में ही बना था 90s में, और ये काम सारा जो है इसका आगाज़ हालिया तारीख में वहीं से हुआ था। मगर अब देखना ये है कि इसकी वजह से हम क्या एक किस तरह का सियासी कल्चर और किस तरह के एहतसाब का कल्चर जो है उसको फ़रोग दे रहे हैं। दोनों ही तर्ज पर ये बिल्कुल एक इस वक्त एक मनफी इदारा बन चुका है, क्योंकि एक तरफ तो ये सियासी इंजीनियरिंग का एक टूल है, और दूसरी तरफ ये एहतसाब के नाम पर एक ढकोसला और ड्रामा है। अगर वाकई में हमें काम करना, तो देखिए हमारे सूबाई लेवल के ऊपर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट्स हैं चारों सूबों में, और FIA का इदारा है, ऑडिटर जनरल का इदारा है, और वो सारे यही काम कर सकते हैं। ये नैब जैसे जो इदारे होते हैं दुनिया में कायम हुए हैं, लेकिन इनका काम होता है टॉप के ऊपर मेगा करप्शन को ट्रैक करना। ठीक है रज़ा साहब, तो है, मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इसको अब बंद कर देना चाहिए। अच्छा, चौधरी साहब, बात यह है ज़रियाब कि 72 साल में एहतसाब के नाम के अदारों के नाम तो बहुत सुने, यानी सैफ रहमान आया उस वक्त ये काम कर रहा था, फिर दूसरे इदारे बनते हैं, पुलिस है, जितने भी इदारे हैं इसके ऊपर करप्शन हुई, करप्शन के ऊपर एंटी करप्शन बनी, फिर FIA बनी, फिर नैब बनी, फिर सारे अदारे कई इदारे बने, लेकिन अदारे बनने का रिज़ल्ट जो सामने आया कि करप्शन पहले से ज़्यादा होती गई, यानी कि 72 साल में एहतसाब नज़र ही नहीं आया। अगर एहतसाब हुआ है तो सिर्फ पाकिस्तान का हुआ है, जो 7 अरब रुपया एक दिन का ब्याज दे रहा है, सूद दे रहा है। इसका कोई अदारा
कोई बड़े से बड़े मनसब पे बैठा हुआ कोई शख्स आके बता दे कि ये 7 अरब का जो मकरूज हुआ है, जो बाहर लोगों के अंपायर खड़े हैं नजर आ रहे हैं, वो किसने इनको पकड़ना था, किसने पाकिस्तान वो दौलत लानी थी, लाते वक्त नजर सबको आता है लेकिन हमारे दारू को नजर नहीं आता है। उनके अंपायर नजर आते हैं, सासे नजर आते हैं, उनके लैंड बड़े बड़ा कुछ महल्लात नजर आते हैं, लेकिन अदारे इतने ही जो है खस्ता हाली का शिकार है। अभी फिर आ जाते हैं वही सोने के वो ताज पहन कर जनाब के हम चोरों को जहां ताज पहनाएंगे तो अदारे क्या करेंगे। यही जो तकरीरें कर रहे हैं, जो स्पीचेस कर रहे हैं, हुकूमतें इनके हाथ में रही। अगर ये सीरियस थे, सीरियस कैसे होते, लांचों में पैसे जा रहे थे, तय खानों से पैसे मिल रहे थे, कोटे में देखे तो मशीनें जो है ना रात को मंगवाई जाती थी कि नोट गिनती करो, वो किसने पकड़ना था। आज अगर नैब भी बंद कर देना है तो मेरा ख्याल है वो ना बरा बांस ना बजे बैसरी, यहाँ क्या कौन पूछने वाला होगा। यहाँ कोई पूछने वाला है इस मुल्क में, कोई दारा इसका अल्टरनेट बताए कि इनके सासे भी बाहर है, बीमार भी जाली बन जाते हैं, सारा कुछ जाली बन जाते हैं। तो इस मुल्क में कौन सा दारा है। अस्पताल में जाओ तो रिपोर्टें जाली बन जाती हैं। पुलिस के अदारे अगर सबसे बात कर दी है हम तो पुलिस की करें, क्योंकि नैब के अंदर तो टोटल हजारों की तादाद में जो है वो फिगर आते हैं केसेस। पुलिस जहां लाखों की तादाद में है, बंदे थानों में मार किए जाते हैं, उनको बेवस किया जाता है, उनकी टांगें तोड़ दी जाती हैं। आए दिन केसेस देखते हैं पुलिस के हाथों जुल्म और तशद्दुद, फेसबुकों के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। पहले तो उसको बंद करें ना। ये नैब में तो वो नैब का तल्लक है, अब सिर्फ बड़े लोगों का तल्लक है, जहां गरीब बंदे का तल्लक है उस अदारे की तरफ कोई सलाह करता है। वो इसलिए नहीं करता कि वहां इनके हुक्म चलते हैं, इनके आर्डर चलते हैं, इनके हुक्मों के ऊपर FIR जो होती हैं, वो असल अदारा है जो जिसका वस जो है ना वो पाला गरीब से पड़ता रजाना। चले खादिम अली साहब इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो सूरत हाल है उसमें सिर्फ हम नैब के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, मुल्क के दीगर इदारे भी ऐसे हैं जहां पर हम सिस्टम में करप्शन देख रहे हैं। NBC आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई पॉइंट हिट करना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप बहुत लिमिट कर रहे हैं, आप सब लोग नैब तक। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाकिस्तान के समाजी और सियासी निज़ाम के बारे में भी है कि हमारा निज़ाम पिगमी इसको बड़ा बनाता है। अब गौर करें आप कहाँ तक मार है इसकी कि हमारा निज़ाम पिगमीज़ को, छोटे छोटे लोगों को कदावर बना देता है, उनको पैसा देता है, उनको फाइनेंस करता है, उनको तरबियत देता है। और एक जुमला और आ जाता तो कमाल हो जाता। और फिर ये पिगमीज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ बन जाते हैं, अफरीत देवकामत बन जाते हैं, हुकूमत का बड़ा गर्क कर देते हैं और निज़ाम का बड़ा गर्क कर देते हैं। तो इस निज़ाम को भी ठीक करना होगा आपको, कि जो निज़ाम पिगमीज़ को बड़ा बना रहा है। सही, लेकिन मेजॉरिटी हमारे एनालिस्ट का मौक़िफ़ यही है, जवाब भी है सवाल के हवाले से कि जो तनकीद की जा रही है वो किसी हद तक जायज़ है। बेजा तनकीद अपोजिशन जमातें नहीं कर रही। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चांद की रोयत के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ ज़िलहज का चांद नज़र नहीं आया, जिसके बाद इस मामले पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई। ये बहस रमज़ान मुबारक के चांद के हवाले से भी हमने देखी थी कि ईद उल फितर का जो चांद था, ईद कब होगी, उस पर भी ये गर्मा गर्मी जो थी वो जारी रही। कल वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने दावा किया कि चांद निकल आया है, लेकिन वो मौसम की खराबी के बायस नज़र नहीं आया। अब दूसरी तरफ बरकज़ी रोयत हलाल कमेटी है जिसने कहा कि चांद नज़र नहीं आया और जो ईद उल अज़हा है वो 1 अगस्त को मनाई जाएगी। लिहाजा एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब हो या रोयत हलाल कमेटी हो, वो एक बार फिर से आमने सामने, और कल से लेकर अब तक मुख्तलिफ शोज़ में या हेडलाइंस में दोनों की तरफ से बयानात सामने आ रहे हैं। ताहम ज़िलहज के चांद के मामले पर फिर से एक बार हमने देखा कि तनाज़ा खड़ा हुआ। क्या रोयत हलाल कमेटी के तश्कीली नौ का वक्त आ चुका है? NBC क्या ओपिनियन है आपके इस मामले पर? हमने पहले भी डिस्कस किया था जब रमज़ान मुबारक में हम ईद उल फितर का चांद की रोयत के हवाले से बात कर रहे थे कि मामला एक बार फिर से ज़ेर बहस है। ये तो पता नहीं कब से जिक्र हो रहा है, यूब खान के ज़माने से, जब मौलाना इंतशामुल हक थानवी साहब चेयरमैन थे रोयत हलाल कमेटी के, और पहली बार 2 ईदें हुई थी। खैर, रोयत हलाल कमेटी बहुत पुरानी हो गई है। मुनीबुर रहमान साहब बहुत अच्छे आदमी, बहुत नफीस आदमी है, कमज़ोर हो गए, थक गए, बहुत टेंशन ले लेते हैं और गुस्से में जल्दी ये बात जाते हैं वो। और फवाद चौधरी साहब लाइन से आगे बढ़ गए हैं। जो ये ख़त है, शरीयत का जो ख़त है, आज सुबह मैं मॉर्निंग शो में था तो फवाद चौधरी साहब भी थे, वो ये तस्लीम कर गए
कि जो रूहित अल कमेटी ने कहा है ईद उसी रोज़ होगी और यौम अरफा भी उसी रोज़ होगा। मेरा कोई इसमें अमल दखल नहीं है, मैं तो साइंटिफिक आदमी हूँ और मैंने साइंस ही बता दिया था। शरीयत क्या कहती है? शरीयत ये कहती है कि चाँद देखो, अगर बादल हो, चाँद नज़र ना आए तो 29 के बजाय 30 रोज़े पूरे करो। बहुत क्लियर है। वो सुबह मैं क्योंकि आलिम दीन कोई नहीं हूँ मैं, लेकिन मैंने जब बात हुई थी तो मैंने ट्वीट करके देखा था कि फतवे क्या कहते हैं, किताबें क्या कहती हैं। तो ये बहुत क्लियर है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और फिर फवाद चौधरी साहब का एक दलील ये थी कि ट्विटर क्यों इस्तेमाल करते हैं हम, क्योंकि ट्विटर का जिक्र नहीं है किसी हदीस में और कुरान शरीफ में कि उसको इस्तेमाल ना करो, ना उसका वजूद था। चाँद का वजूद था तो चाँद के बारे में ऑर्डर है। अब इस कमेटी की तश्कील 9 की बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी तश्कील 9 करें, इसमें हम तमाम लोगों को शामिल करें, साइंसदान भी हों, उसमें साइंटिफिक भी हों, उनमें फलकियात के मास्टर भी हों और उनमें उलमा भी हों, ताकि एक मुश्तरका राय जैसा कि हमारे इस्लामी मुल्कों में आती है, सऊदी अरब से लेकर मलेशिया तक आना चाहिए। ठीक है, एनबीसी पॉइंट आपका आ गया। ज़ुनैरा विद इन 90 उनका कैलेंडर भी है और उनकी रूयत भी है। ठीक है, ठीक है। ज़ुनैरा विद इन 90 सेकंड्स, आप समझते हैं तश्कील 9 का वक्त आ गया रोहित हिलाल कमेटी का? डेफिनेटली आ गया है। मुझे ये समझ नहीं आता कि इतनी रेजिस्टेंस क्यों होती है साइंस को अडाप्ट करते हुए, जबकि हमारा जो रिलीजन है वो इतना साइंटिफिक हर चीज़ को खुद एक्सप्लेन करता है जिसकी कोई हद नहीं। और वक्त के साथ साथ दुनिया मान रही है कि कुरान पाक में जो कुछ लिखा हुआ है उसको साइंस की अगर लेंस से देखें तो वो प्रूव हो रही हैं चीज़ें। अगर आप चाहते हैं कि आप उसी 1400 साल पहली वाले दौर में रहें तो फिर आप पैदल जाया करें हज करने के लिए। आप क्यों सहारा लेते हैं एरोप्लेन का, क्यों आप बहरी जहाज़ों का सहारा लेते हैं? सिमिलरली फिर आप टेलीस्कोप को क्यों यूज़ करते हैं? बात यह है कि पूरी दुनिया ने साइंस का भरपूर फ़ायदा उठा के ज़िंदगी आसान की है। क्रिश्चियन कैलेंडर में आपको पता होता है ईस्टर कब है, क्रिसमस कब है, बैंक हॉलीडेज़ कब है, सब कुछ प्लान्ड होता है जिससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ज्यूज़ का शब्त कब होता है, उनकी भी सारी चीज़ें डिफ़ाइंड हैं। हमारा भी ये चीज़ें अगर डिफ़ाइन हो जाती हैं साइंटिफिकली प्रूव हो के, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये जो हमारा है ना स्टेट विद इन स्टेट कि हर एक ने अपनी रिट को अलग ज़रूर रखना है, ये कॉम्प्लेक्सेस की निशानी है, इससे बाहर आना चाहिए। आदिम अली साहब देखिए ज़रियाब, ये बड़ी क्लियर बात चुगताई साहब ने बड़ा वाज़े कर दिया, क्लियर कर दिया कि आका अलैहिस्सलाम की हदीस उन्होंने कोड कर दी, तो उससे आगे हद जो है ना, हद को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। ये जहाज़ों की बात नहीं है, गाड़ियों की बात नहीं है, ऊँट सवारों की बात नहीं है, बात तो ये शरीयत की बात है। तो शरीयत जब वाज़े एक हुक्म दे दिया गया, बता दिया गया कि अगर बादल है, चाँद नहीं देखते तो 29 के 30 कर लो। मुझे बताया कि आज अगर रवीत हलाल कमेटी बैठती तो उसमें महकमा मौसमियात वाले बैठे होते हैं, फल्कियात वाले बैठे होते हैं, तमाम स्टाफ मौजूद होते हैं, कि ये नहीं कि वो उलमा इकराम ही बैठे हुए हैं, तमाम इदारों के लोग मौजूद होते हैं। अगर उनमें किसी अदारे को एड नहीं किया गया जिसकी ज़रूरत समझते हैं तो वो हुकूमत को कर लेना चाहिए, उसमें किसी को भी इतराज़ नहीं। लेकिन यह है कि वो एक हद है, एक खता लाइन जो है ड्रा हो चुकी है, उस लाइन से जो है ना आगे नहीं जा सकते। तो मेरा चौधरी साहब को ये 1450 साल से मसला जो सेटल है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से जो अल्फाज अदा हो चुके हैं, उसके ऊपर सब ने अमल करना है। और उसको लेके ये और काम बहुत है मुल्क में होने वाले। एक तरफ जो है ना वो यूट्यूब बंद करने की बात जाते हैं, ये भी टेक्नोलॉजी है, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी को लागू करने की बात करते हैं। वो कहीं एक बहाने के ऊपर तो खड़े रहे, कोई एक पॉइंट के ऊपर तो बंदा खड़ा रहे। तो खुद ही देख ले कि आज क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट किधर खींच रही है, हम किधर खींच रहे हैं। पहले खुद तो मुतमईन हो जाए जो बड़े अवानों में बैठे हुए। कामरान देखें, इस वक्त 57 इस्लामी ममालिक हैं और मुझे नहीं याद पड़ता, अगर आप कोई मेरी रहनुमाई फरमाए, कि पाकिस्तान के अलावा मैंने कभी किसी एक मुल्क में, जब से मैंने होश संभाला है या उससे पहले भी ये सुना हो कि चांद देखने के हवाले से छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, रमज़ान हो, उसके हवाले से कभी किसी और इस्लामी मुल्क में बहस हुई हो। पाकिस्तान 21वीं सदी में हम, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम आज भी इस बहस में पड़े हुए हैं, जो मेरे ख्याल में बिल्कुल एक फजूल बहस है। इन मामलात को तो बहुत अरसा पहले सेटल हो जाना चाहिए। तो आप बात कर रही हैं कि इसकी तश्कीलें 9 होनी चाहिए। मेरे ख्याल में तश्कीलें 9 से भी ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एक दूसरे का मौक़िफ़ सुनने के लिए तैयार नहीं होते, अकोमोडेट नहीं कर पाते। मेरे ख्याल में वो फवाद चौधरी हों, मुफ्ती मुनीबुर रहमान हों, माशाल्लाह से सारे मुसलमान हैं। कम से कम मैं तो किसी दोनों की नीयत पे ये शक नहीं करता कि
क्या अगर आप मुझे ये फैसला करने का मौका दें कि आपने चांद की रोयत का फैसला करना है, तो कौन वो मुसलमान है जो गलत फैसला करेगा? उसको चांद नजर आ रहा है और वो कहेगा जी कि वो आपको बताया नहीं, मुझे चांद नजर नहीं आया। गलत फैसला क्यों करेगा वो? अपने लिए गुनाह क्यों इस तरह का कमाएगा? तो मेरे ख्याल में इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, दूसरे को सुनने की हिम्मत नहीं है, और ये जो फॉल्स ईगोज होते हैं ना, हमारी अना है, शायद उससे हम बाहर नहीं आना चाहते। मेरे ख्याल में आई होप कि ये हमारी आखिरी डिबेट हो, हम अगले साल दोबारा इस पे ना बहस करें और दुनिया के बहुत बड़े मसाइल। पिछले साल भी हमने इसी तरह से बहस की थी। रज़ा रोमी साहब, आजकल के जमाने में जब साइंस से हम ये सब कुछ तय कर सकते हैं, तो ये बार बार बहस जो है हर ईद पर क्यों होती है? और मैं समझता हूँ फवाद चौधरी साहब ने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए हैं। आई होप कि ये इसको कंटिन्यू करें और ये कल्चर यहाँ पर बने कि हम ये साइंसी तरीके अपनाकर ये मामला ही हल करें। असल में यहाँ पर मसला इजारादारी का है। एक लॉबी है, वो ये समझती है कि ना सिर्फ उनकी इजारादारी है मज़हब पर, माशरे पर, लोगों की सोच पर, और उसको वो बिल्कुल बदलना नहीं चाहते। असल बात ये है और साफ साफ कहनी चाहिए। और जब तक इस इजारादारी को और इस गलत फहमी को दूर नहीं करेंगे, ये मसला बार बार आता रहेगा। और हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि मौजूदा जो प्रोसेस स्टार्ट किया है मिनिस्टर फवाद चौधरी ने, उसको हम कंटिन्यू करें और उसको उस पॉइंट तक लेकर जाएं कि ये सारा मामला ही बदल जाए। और साथ में ये कानून भी बदलना चाहिए। सारा रोयत हलाल का ऑर्डिनेंस जो है ये फरसूदा और आउटडेटेड हो चुका है। सिंपल इज दैट। ठीक, अवाम के हवाले से जो मिला जुला रद्द अमल सामने आया वो भी हमने देखा, और पैनल का रद्द अमल भी आज कुछ मिला जुला ही है। लेकिन मैं क्लोजिंग से पहले सिर्फ आपको ये कहूँगी कि सरकारी सतह पर ईद उल अज़हा जो है वो 1 अगस्त बरोज़ हफ्ते को मनाई जाएगी। कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लिहाजा कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी हो, उसकी तैयारी हो, एहतियात कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।